Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। आज इस लेक्चर में जो होने वाला है डियर, वो न्यूमेरिकल होने वाला है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बेसिक न्यूमेरिकल है। बेसिक न्यूमेरिकल है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए आप वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप बेहतरीन सा न्यूमेरिकल और भी कर पाएंगे, आप इजी वे में कर पाएंगे डियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्या है न्यूमेरिकल, रीड करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ये लोड ऑफ, कितने का लोड है, तो लोड जो है वो 5 किलो न्यूटन का है। लोड का वैल्यू कितना है, लोड का मतलब फोर्स ही बोल सकते हैं, वो कितना है 5 किलो न्यूटन का एक लोड है। एक लोड होगा है ना, वेट होगा, जिसका वेट का वैल्यू कितना 5 किलो न्यूटन, यानी कि 5000 न्यूटन के बराबर। ठीक है, इज टू बी रेज्ड। अब उस लोड को जो है, वो जो 5 किलो न्यूटन का वेट है, लोड है, उसको रेज करना है प्यारे। उसको क्या करना है, उठाना है, रेज करना है। सपोज कीजिए ग्राउंड पे होगा, उसको रेज करना है, एक समझने के लिए। ठीक है, रेज करना है विद द हेल्प ऑफ स्टील वायर। ऑब्वियस है कि रेज करेंगे, जैसे कि आप समझिए क्रेन मशीन आप सुने होंगे, है ना। तो क्रेन मशीन में क्या होता है, स्टील का रॉप यूज किया जाता है। स्टील के रॉप से आप मान लीजिए 5 किलो न्यूटन का वेट को रेज कर रहे हैं, ऊपर निकाल रहे हैं, कहीं गड्ढे में है उसको ऊपर निकाल रहे हैं। समझने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज कीजिए ये आपका जो है ये कितने का है, तो 5 किलो न्यूटन का कोई एक वेट है। समझिए आप ऐसी चीज़ों को समझिए, ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। और एक रोप है आपका, एक रोप है, जो कि रोप किसका है, तो स्टील का रोप है ना। ये किसका रोप है, ये स्टील का रोप है। स्टील, ये स्टील वायर ही लिखेंगे, रोप नहीं, स्टील रोप। और इस स्टील रोप से वेट को क्या किया जा रहा है, रेज किया जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। सिंपली आप ऐसे समझिए। तो ऑब्वियस है ये जो स्टील का रोप है, इसमें क्या होगा, लोड अप्लाई होगा। लोड अप्लाई होगा ना, दोनों डायरेक्शन में होगा। नीचे में आपको 5 किलो न्यूटन, यदि आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो 5 किलो न्यूटन का दोनों साइड से होगा। यानी कि सिंपली आप समझे तो ये आपका वायर है। वायर का मतलब क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर ही होगा। ये आपका वायर है। ठीक है, ये वायर किस चीज का है, तो ये स्टील का वायर है, स्टील वायर। ओके, अब चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। इस स्टील वायर पे कितना लोड अप्लाई किया जा रहा है, तो एक्सियली ही, नहीं भी लिखा हुआ तब भी आपको एक्सियली ही समझना है डियर, जब तक ना लिखा हुआ हो। ठीक है, तो एक्सियली लोड अप्लाई किया जा रहा है कितने का, तो लोड को P से डिनोट करते, P इज इक्वल टू है 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, दोनों साइड से होगा, लोड अप्लाई करेंगे दोनों साइड से होगा आपका इक्वल एंड अपोजिट। ये भी कितने का है, तो ये भी 5 किलो न्यूटन का P है। P मतलब कि क्या है, एक्सियल लोड के लिए नोटेशन यूज की है P यहाँ पे। अब जो है इसे प्रीवियस में भी लेक्चर लिए हैं और उसमें आपको और भी न्यूमेरिकल बताएं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल भी क्लिक करके आई बटन पे क्लिक करके अब जरूर प्रीवियस लेक्चर देखें, वहाँ से और भी बेहतरीन से न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं डियर, तो आप जरूर प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। खैर चलिए यहाँ से समझते हैं 5 किलो न्यूटन स्टील वायर है, इतना बात समझ में आ रहा है, उससे रेज किया जा रहा है। फाइंड द मिनिमम डायमीटर, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए क्या करना है। फाइंड द मिनिमम, मिनिमम का मतलब है कि कम से कम कितना डायमीटर रखें, किसका, स्टील वायर का। ये जो स्टील वायर है तो ऑब्वियस है ना, इस स्टील वायर का डायमीटर भी होगा। डायमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, कितना डायमीटर रखें, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। अरे मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन है क्या, नहीं है। मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन है, देयर इज नो लिमिटेशन, है ना। तो कोई लिमिटेशन मैक्सिमम का नहीं, मिनिमम निकालना है। इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड, अब स्ट्रेस का वैल्यू है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा, 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा, ये गिवन वैल्यू है 100 मेगा पास्कल। 100 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस स्टील के वायर में इंड्यूस नहीं होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, वायर ब्रेक हो जाएगा डियर, वायर आपका टूट जाएगा,
है ना, वायर आपका टूट जाएगा, जो लोड को बिल्कुल भी है ना 5 किलो न्यूटन के लोड को जो रेज कर रहा था वायर, वो वायर ही ब्रेक हो जाएगा, लोड रेज नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि 100 मेगा पास्कल से कम स्ट्रेस इंड्यूस होगा वायर में तो टूटने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 100 मेगा पास्कल इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो किस में इंड्यूस हो रहा है, वायर के मटेरियल में इंड्यूस हो रहा है। स्ट्रेस इंटरनल बिहेवियर होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। खैर, तो स्ट्रेस का वैल्यू भी गिवन है 100 मेगा पास्कल मैक्सिमम समझेंगे तो, है ना, और लोड का भी वैल्यू गिवन है, आपको डायमीटर मिनिमम पूछा गया है कि कितना रखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को यहाँ से। तो सिंपली है कि आप स्ट्रेस जानते हैं, स्ट्रेस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल का स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी। स्ट्रेस जो होता है वो मटेरियल में इंड्यूस होता है, किसी भी बॉडी के मटेरियल में इंड्यूस होता है। जैसे कि ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी में जहाँ जहाँ पे मटेरियल होगा बच्चे, वहीं पे स्ट्रेस इंड्यूस होगा, वहीं पे स्ट्रेस इंड्यूस होगा। जहाँ पे मटेरियल नहीं होगा इस बॉडी में, मान लीजिए हॉलो है, तो हॉलो है तो मटेरियल नहीं भी है कि नहीं, तो उस जगह पे आपका स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। स्ट्रेस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ एनी बॉडी। कोई भी मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। खैर, ये बातें आप समझ गए। अब स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया या पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस जो सिंपली होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर आप ऐसे भी बोले तो आप बोल सकते हैं रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट रजिस्टिंग एरिया। अब आप इस बात को समझिए, यदि इस पे 5 किलो न्यूटन का आप लोड अप्लाई किए इस वायर पे, अब ये समझिए, तो वायर टूट भी सकता है ना, लेकिन वायर कब तक नहीं टूटेगा। आप कहेंगे कि सर इसमें यदि इंटरनली यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किए डियर, और इस क्रॉस सेक्शन पे देख रहे हैं जैसे मटेरियल को आप इस वायर को आप 5 किलो न्यूटन से यदि खींच रहे हैं दोनों साइड से, तो इसके लिए इस साइड में डेवलप होगा, ऑब्वियस है, एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स FR बोलेंगे इसको, है ना, ये FR ही है। और इस लोड की वजह से इस साइड में भी डेवलप होगा FR। अब अच्छे समझिएगा, ठीक है, इस लोड की वजह से इधर FR, इस लोड की वजह से इधर। ये क्रॉस सेक्शन एक समझ के, मान लीजिए वहां से कट कर दिए, और कट करने के बाद देख रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन के पास आप बैठ करके देखिए, आप समझिए, एनालाइज कीजिए चीज़ों को। तो आप कहेंगे 5 किलो न्यूटन खींच रहा है मटेरियल को, तो मटेरियल नहीं टूटने का मतलब है कि उस क्रॉस सेक्शन के पास, जिस क्रॉस सेक्शन से नहीं टूट रहा है मटेरियल, ऑब्वियस है कि उस क्रॉस सेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जरूर रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, जरूर रजिस्टिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है, मटेरियल अप्लाई कर रहा है, चूंकि मटेरियल का भी एक अपना स्ट्रेंथ है, अपना एक उसका भी स्ट्रेंथ है कि नहीं। तो इस क्रॉस सेक्शन को समझिए, इस क्रॉस सेक्शन से यदि मटेरियल नहीं टूट रहा है, इसका मतलब 5 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में रजिस्टिंग फोर्स 5 किलो न्यूटन का ही लग रहा है। इस 5 किलो न्यूटन की वजह से भी नहीं टूट रहा है, तो इस डायरेक्शन में रजिस्टिंग फोर्स 5 किलो न्यूटन के ही बराबर है। लेकिन मटेरियल यदि ब्रेक हो गया, दो टुकड़े में डिवाइड हो गया किसी भी सेक्शन से, इसका मतलब है कि उस सेक्शन पे जो इंटरनल, उस सेक्शन पे, आप बात को समझिएगा, जिस सेक्शन से टूटा है उस सेक्शन पे जो होगा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू वो 100% कम हुआ होगा बाहर के एक्सटर्नल फोर्स से। बाहर का एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो गया होगा किससे, तो जिस सेक्शन से टूटा है उस सेक्शन पे जो भी इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। सपोज कीजिए इसी सेक्शन से मटेरियल टूट जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होगा इस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, वो क्या होगा, 5 किलो न्यूटन से कहीं ना कहीं कम होगा, 4.5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। बाहर पे ज़्यादा इंटरनल रजिस्टिंग बिहेवियर कम, मटेरियल का टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मटेरियल पक्का है कि टूट ही जाएगा, 100% टूट जाएगा मटेरियल डियर। अब इस बात को समझ रहे हैं, जब रजिस्ट नहीं कर पाएगा मटेरियल, मतलब मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, मटेरियल टूट जाएगा, फेल्योर हो जाएगा मटेरियल का। खैर, तो सेफ कंडीशन में ही हम लोग पढ़ाई करते हैं। जो भी चीज़ें यदि मटेरियल सेफ है
सेफ कंडीशन में ही आप स्ट्रेस फाइंड करेंगे ना। यदि मटेरियल मर गया, टूटने का मतलब मर गया, अब मरने के बाद स्ट्रेस क्यों फाइंड करेंगे आप? मरने के बाद स्ट्रेस फाइंड करके क्या फ़ायदा डियर? जैसे सपोज कीजिए कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस है, ठीक है, किसी वजह से, कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम और भी कोई वजह से, तो आप मान लीजिए कि आपका क्या स्ट्रेस का लिमिटिंग वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो हो सकता है आपका फेल्योर का चांसेस भी हो सकता है। आप भी एक मटेरियल है, एक समझने के लिए, है कि नहीं? तो फेल्योर का चांसेस जब आपका हो जाएगा, जब फेल्योर हो जाएंगे, मान लीजिए कि कोई मतलब आदमी मर गया, तो उस कंडीशन में क्या उस पर स्टडी करेंगे क्या कि कितना स्ट्रेस था इसको? अब मर गया तो स्टडी करके क्या बेनिफिट है कि नहीं? सांत्वना देने के लिए। अब वो जिंदा है, उस टाइम ही उस पर स्टडी करना है कि भाई बहुत टेंशन में चल रहा है, बहुत स्ट्रेस में चल रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल है, तो उसका स्ट्रेस को रिड्यूस करना है ताकि वो सेफ हो जाए। यानी कि सेफ कंडीशन में ही हम लोग पढ़ाई करते हैं। सेफ का मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है रजिस्टिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए, या रजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होना चाहिए। यानी कि मटेरियल बिल्कुल भी उसको 100% रजिस्ट करेगा, मटेरियल का फेल्योर नहीं होगा। खैर अब इस पे आते हैं, तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स या फिर रजिस्टिंग फोर्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? तो सिंपली जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी को लिखेंगे। सेफ कंडीशन में क्या अभी बताए? सेफ कंडीशन में क्या आपको बता रहे हैं कि सेफ कंडीशन का मीनिंग हुआ बच्चे कि क्या हुआ? इसका मतलब कि सेफ कंडीशन का मतलब है P का वैल्यू जो है वो FR के बराबर। लेकिन अनसेफ का मतलब क्या है? अनसेफ का मतलब होता है फेल्योर। अनसेफ का मतलब फेल्योर क्या होगा? P का वैल्यू बहुत बढ़ जाए FR से, अब रजिस्ट ही नहीं कर पाएगा, मटेरियल अनसेफ हो जाएगा, यानी मटेरियल टूट जाएगा, फेल्योर हो जाएगा। तो सेफ कंडीशन में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो रजिस्टिंग फोर्स किसके इक्विवेलेंट होगा? P के इक्विवेलेंट ही होगा। रजिस्टिंग एरिया कौन होगा? आखिर P को कौन सा एरिया रजिस्ट कर रहा था? तो आप समझिए, इसी क्वेश्चन को समझते हैं। ये यदि बार था, ठीक है, ये रॉन्ड सा है ना, क्रॉस सेक्शन देखिए रॉन्ड है, समझिए। अब मान लीजिए टूट जाता, सपोज कीजिए टूट गया, तो टूटने के बाद कैसा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो रजिस्टिंग एरिया कौन सा होगा? ये सर्कुलर एरिया इज योर रजिस्टिंग एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है कि नहीं? यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें तो दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही तो होगा। वायर का जो स्टील वायर है उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। यदि आप इसको यहाँ से कट भी करेंगे तो यही एरिया होगा ना, क्योंकि बार जो है यहाँ पे मान लिए हैं, और ऐसे भी वायर है डियर, तो वायर को यहाँ पे जूम किया गया है। वायर का थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है, मतलब कि प्रिज्मेटिक बिहेवियर का है, यानी क्रॉस सेक्शन में कहीं कोई चेंजेज नहीं है। वायर एक ही क्रॉस सेक्शन का है। यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इस ऑब्वियस है इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन पॉसिबल है, तो हर एक क्रॉस सेक्शन को आप देखेंगे तो हर एक क्रॉस सेक्शन का जो वैल्यू होगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू, वो रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा यहाँ पे जूम किए। ऑब्वियस यहाँ भी कट करेंगे तो यहाँ रजिस्टिंग एरिया दिखेगा इस कट वाला पोर्शन पे, तो उसका भी एरिया का वैल्यू इसी के बराबर होगा। सिंपली इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया नेम करेंगे। यही क्या है आपका? यही है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये रजिस्टिंग एरिया नहीं है, रजिस्टिंग एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर ही होगा। रजिस्टिंग एरिया आपको यहाँ पे नजर आएगा। ऑब्वियस यहाँ भी कट करेंगे ना, कट करके देखिए आप, जैसे कि इसको समझिए, ये है कट हो गया, तो आप इसको अब जरा देखिए ना, क्या है? ऑब्वियस है कि जो था ओरिजिनल वही तो है, ये प्रिज्मेटिक है, प्रिज्मेटिक है बिल्कुल भी। तो कट होने के बाद जो एरिया दिखेगा, जो बाहर से एरिया दिख रहा है उतने के बराबर। ओके, चलिए आप समझ पा रहे हैं बातें को। तो रजिस्टिंग एरिया में क्या होगा? रजिस्टिंग एरिया में सिंपली जो एरिया होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू होगा। वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे π/4d² होगा। अब ये जो d है यहाँ पे, इसी d का वैल्यू निकालना है। ओके, इसी d का वैल्यू निकालना है बच्चे। थोड़ा सा बातों को समझिए आप, कहानी के थ्रू थोड़ा आपको बातों को समझिए। अब ये वायर जो है लोड को रेज कर रहा है। क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं जो आगे आने वाला न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल होगा। हर एक न्यूमेरिकल के लिए बेसिक है, चूंकि ये बहुत ज़्यादा। कॉन्सेप्ट समझिए, वायर से वेट जो कि कितना है वेट, 5 किलो न्यूटन का वेट है, लोड है जो भी है, रेज किया जा रहा है, वायर के थ्रू रेज किया जा रहा है। तो वायर का मैक्सिमम डायमीटर होगा
वो सही कंडीशन है, ये कम से कम डायमीटर हो और रेज हो जाए वेट, वो सही कंडीशन है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सही होगा? आप कहेंगे कि सर एक वायर जिसका डायमीटर मिनिमम ही कम से कम हो, अलग बात है टूटना नहीं चाहिए, और वेट को रेज कर दे, वो ज़्यादा बेहतर होगा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज कंपेयर टू दी एक ज़्यादा डायमीटर वाला वायर। क्योंकि ज़्यादा डायमीटर का वायर में यदि आप इकोनॉमिकल कंडीशन समझे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या होगा? इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या होगा? खर्च ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा डायमीटर का वायर होगा, ज़्यादा मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा उसको बनाने के लिए, तो ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन कम डायमीटर का होगा तो मटेरियल का रिक्वायरमेंट कम होगा, यानी कि कॉस्ट भी उस वायर का कम होगा। लेकिन मिनिमम होने का मतलब जीरो नहीं हो सकता, मिनिमम होने का मतलब कुछ कंडीशन होगा, कुछ लिमिटिंग वैल्यू होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना, उससे कम। जैसे मिनिमम का मतलब सपोज कीजिए 10 हो गया, 10, तो 10 का मतलब 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से थोड़ा बहुत बढ़ सकता है पर कम थोड़ा भी नहीं हो सकता है, नहीं तो टूट जाएगा वायर। तो खैर वही चीज़ निकालना, इसीलिए क्वेश्चन में मिनिमम लिखा गया बच्चे। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कैसे बनेगा, क्या होगा। यहाँ तक आप बातों को समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, स्ट्रेस मतलब कैसा स्ट्रेस है? ऑब्वियस है, पुलिंग नेचर का फोर्स है तो पुलिंग नेचर का स्ट्रेस होगा, यानी कि टेंसाइल नेचर, जैसा नेचर का फोर्स होता है वैसा ही नेचर का स्ट्रेस इंड्यूस होता है किसी भी मटेरियल में। यदि पुशिंग नेचर का होगा फोर्स तो पुशिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगा, जिसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोला जाता है ना। क्योंकि बिना फोर्स का, बिना लोड का मटेरियल में स्ट्रेस कभी भी इंड्यूस नहीं होता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यदि फोर्स नहीं होगा तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स भी नहीं आएगा, तो स्ट्रेस भी नहीं डेवलप होगा, है ना। तो आइए समझते हैं। अब स्ट्रेस यहाँ पे ऑब्वियस है, पुलिंग नेचर का फोर्स हो रहा है तो स्ट्रेस कैसा वाला होगा? टेंसाइल स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो सिग्मा टी नोटेशन है टेंसाइल स्ट्रेस का, टी फॉर टेंसाइल, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस का नोटेशन होता है। नॉर्मल स्ट्रेस का मीनिंग होता है जब भी आपका लोड अप्लाई किया जाए क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, तो मटेरियल में जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। यहाँ पे अब क्लियरली अब विजिबल होगा आपको कि ये आपका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन को देखिए, विजुअलाइज कीजिए। तो क्रॉस सेक्शन और लोड जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, क्रॉस सेक्शन और लोड एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा इसके अंदर वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। यदि क्रॉस सेक्शन और लोड एक दूसरे के पैरेलल होता तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होता वो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता। कैसा स्ट्रेस इंड्यूस होता? शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता। तो नॉर्मल स्ट्रेस है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना? P डिवाइडेड बाई, इसको और अच्छे से लिखें तो π/4 d²। यहाँ से आप क्लियरली d का वैल्यू निकाल सकते हैं। d इज नथिंग बट रूट अंडर, कितना होगा? तो रूट अंडर जो होगा वो होगा P, 4P होगा, ये 4 ऊपर जाएगा ना डियर, तो 4P डिवाइडेड बाई π/4 d² जो है वो सर्कल का एरिया होता है, ठीक है। तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो इसीलिए सर्कल का एरिया लिए। क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल का एरिया L × B लेते, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होता तो A² लेते, है ना, A × A यानी A²। ये बात आप समझिए, यहाँ सर्कुलर है तो 4P हो गया, डिवाइडेड बाय कितना होगा? तो डिवाइडेड बाय पाई इंटू सिग्मा टी होगा, पाई इंटू सिग्मा टी होगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना वैल्यू आ रहा है, रूट अंडर 4 इंटू, यूनिट का ध्यान जरूर देना है आपको, P का वैल्यू 5 है तो इसको न्यूटन में ही रखेंगे, तो 5 इंटू 10⁻³ होगा। 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन, है ना, 1000 न्यूटन जिसको बोलते हैं। तो 5 किलो न्यूटन है तो 5000 न्यूटन होगा, न्यूटन में चेंज कर दिए, डिवाइडेड बाय पाई ही रहेगा, है कि नहीं, इंटू सिग्मा टी का वैल्यू कितना होगा बच्चे? तो सिग्मा टी गिवन है 100 मेगापास्कल। थोड़ा इस चीज़ को अब थोड़ा समझते हैं, रेट से इसको हम समझाते हैं। याद रखेंगे 100 मेगापास्कल, मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻, क्या होता है? 10⁻6 होता है मेगा का मतलब, यानी कि 100 मेगापास्कल का मतलब होगा 100 इंटू 10⁻6 पास्कल। इतना पास्कल होगा ना, इतना पास्कल होगा। अब यदि इसको आप चेंज करें तो देखिए क्या होगा, 100 इंटू 10⁻6 पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो 100 इंटू 10⁻6 न्यूटन डिवाइडेड बाय ना,
डिवाइडेड बाय जो यहाँ चेंज करने जा रहे हैं न्यूटन एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो एमएम में चेंज करेंगे मीटर को, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 एमएम, कॉपी में लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 एमएम। तो एमएम मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 1000 इंटू 1000 यानी कि 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, तो ये कैंसल आउट हो जा रहा है, 10 टू द पावर 3 ये कैंसल आउट हो गया, बच क्या गया, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 100 ही बचा, यानी 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब यहाँ से देखिए कितना ब्यूटीफुल सा रिजल्ट निकला है बच्चे, कितना ब्यूटीफुल सा रिजल्ट है स्टूडेंट मेरे, देखिए कितना। तो आप कहेंगे यहाँ से जनरल बात कि 1 मेगा पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। आप याद रखेंगे इस वैल्यू को कि 1 मेगा पास्कल 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। तो 100 मेगा पास्कल 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली आप यही काम करेंगे तो आप 1 गीगा पास्कल, जो कि गीगा में क्या होता है 10 टू द पावर 9 सिर्फ कीजिएगा, आपको क्लियरली ऐसे ही ड्राइव कीजिएगा, समझ में आएगा। 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 1 गीगा पास्कल का वैल्यू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन 1 मेगा पास्कल का वैल्यू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्टूडेंट। चलिए ये वैल्यू तो आपको समझ में आ गया। इधर अब ये वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पे वो कितना पुट करेंगे, तो देखिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पुट करना है, सिंपली 100 ही पुट किए हैं। तो आप ये नहीं कन्फ्यूजन में यहाँ रखें कि मेगा पास्कल में पुट हुआ, एक्चुअली में है मेगा पास्कल भी इसको बोल सकते हैं या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर समझ के पुट किए हैं, मेगा नहीं। तभी तो आप कट कर सकते हैं ना, मेगा में कन्फ्यूजन होता आप लोग को। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू जो भी आएगा डियर, यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए कट होगा, है ना, इतना कट हो सकता है, क्या बचेगा, तो रूट अंडर 5 इंटू 4 कितना होगा 20, यानी कि 200 हो जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय कितना होगा ओनली पाई। तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू किसका होगा, अरे वो वैल्यू डायमीटर का होगा। ये डायमीटर ही तो निकाल रहे हैं और आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, एमएम में। आप कहेंगे क्यों सर, तो सारा ढेठा एमएम में रखे हैं स्टूडेंट, तो किस में आएगा, डायमीटर भी एमएम में आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ भी एमएम में ही रखे हैं और फिर साथ ही साथ तो डायमीटर भी किस में निकलेगा, एमएम में। और सिग्मा टी का भी वैल्यू को किस में, सॉरी सिग्मा टी का भी तो एमएम में है, तो डायमीटर जिस निकलेगा किस में, एमएम में ही निकलेगा। क्लियरली समझ में आ रहा है। चलिए इसको कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर, दिस इज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो कि आपके एग्जाम के लिए अलाउ होगा, आपके एग्जाम में अलाउ होगा बिल्कुल भी। जब भी आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जाएं, है ना, कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक का एग्ज़ाम हो, डिप्लोमा का, पॉलिटेक्निक का, तो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ये अलाउ होता है ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, जल्दी आप कर सकें, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में अलाउ नहीं होता है ये कैलकुलेटर बिल्कुल भी। चलिए आपको इसको सॉल्व करते हैं। 200 डिवाइडेड बाय कितना है, ओनली पाई है। आप एक बार कैलकुलेटर चलाना सीख जाएंगे। देखिए इसका वैल्यू आ रहा है 7.98 आ रहा है समथिंग, 7.98 समथिंग, 7.98 mm, 7.98 mm। देखिए इंटरेस्टिंग है, यानी कि दिस इज मिनिमम डायमीटर। ये क्या है आपका, तो ये याद रखिएगा मिनिमम वैल्यू है। इससे यदि कम रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, इससे ज़्यादा रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। अब समझिए 7.98 को इक्विवेलेंट टू आप क्या कर सकते हैं, तो 7.98 इक्विवेलेंट टू आप सिंपली बोल सकते हैं 8 mm बोल सकते हैं, 8 mm, यानी 8 mm मिनिमम होना चाहिए, 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा समझते हैं बात को, यहाँ से समझते हैं। देखिए क्या होगा डियर, तो कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा सा आप चीज़ों को समझिए, एक बार रिलेट करके देखते हैं। इससे यहाँ वाला फार्मूला से रिलेट करके एक बार देखते हैं क्या होगा। यदि आप डायमीटर देखिए, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो आप समझ सकते हैं कि यदि नीचे वाला जो वैल्यू है रेशियो का, नीचे वाला वैल्यू यानी डिनोमिनेटर का वैल्यू यदि आपका कम हो जाए, आप समझिए कम हो जाए, ये वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये पूरा रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैथमेटिक्स समझते हैं आप, तो ये पूरा रेशियो क्या होगा, इसका मतलब बढ़ जाएगा। यानी डायमीटर सिग्मा टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d² भी यहाँ पे कह सकते हैं आप,
है ना, 1/d² है एक्चुअली में, ऐसा ही कुछ है ना। आप समझिए यहाँ से, अरे डायमीटर जितना कम होगा स्ट्रेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। किस में स्ट्रेस बढ़ेगा? वायर में स्ट्रेस बढ़ेगा। वायर में स्ट्रेस जब बढ़ेगा तो फेल्योर का चांसेस ज़्यादा होगा। तो डायमीटर को कभी भी आप 8 mm से कम मत रखें। ऐसे भी समझने के लिए 8 mm से कम रखेंगे तो टूटने का चांस ज़्यादा। एक तो हो गया ये सिंपल तरीके से बोलना कि कम होगा तो टूट जाएगा, लेकिन क्यों टूटेगा वो रीजन ये है टेक्निकल रीजन, दिस इज योर टेक्निकल रीजन कि क्या होगा। जैसे डायमीटर कम होगा स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस होगा, और ज़्यादा स्ट्रेस कॉजेज फेल्योर ऑफ द मटेरियल। ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो क्या कारण करेगा? फेल्योर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का फेल्योर का चांसेस ज़्यादा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और भी समझिए, इसका मतलब कि यदि डायमीटर का वैल्यू को आप बढ़ा दें, इसका रिवर्स होगा, डायमीटर का वैल्यू को आप बढ़ा दें तो स्ट्रेस इंड्यूस क्या होगा? कम होगा। तो आप 8 mm को यदि 10 mm में कन्वर्ट कर दें, 8 mm के जगह 10 mm, तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा एक्चुअली में वो मटेरियल में कम स्ट्रेस इंड्यूस होगा, और कम स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो मटेरियल 100% सेफ रहेगा, 100% सेफ रहेगा। यानी कि 100 मेगापास्कल जो दिया हुआ था मैक्सिमम वैल्यू, उस मैक्सिमम वैल्यू से आप चाहेंगे कि कम इंड्यूस हो, आप चाहेंगे 90 मेगापास्कल इंड्यूस हो, आप चाहेंगे 85 मेगापास्कल इंड्यूस हो, मटेरियल सेफ रहेगा। मैक्सिमम से कम होगा तब ना मटेरियल सेफ रहेगा। तो 100 से कम कब होगा? 100 से कम करने के लिए डायमीटर का वैल्यू को थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी 8 जो आया है उसे थोड़ा ज़्यादा रखें, 10 रखें। 10 रखेंगे तो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल रख करके देखिएगा, आप 10 रख करके यहाँ देखिएगा पी का वैल्यू, आप देखिएगा सिग्मा टी का जो वैल्यू है वो 100 मेगापास्कल से कम आएगा, 100 मेगापास्कल से कम आएगा डियर, और कम होगा तो टूटने का चांस कम होगा। उम्मीद है प्यारा सा लेक्चर था, तो छोटा सा न्यूमेरिकल डियर, लेकिन इसको हम बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ, जैसा कि आपसे वादा किए थे शुरुआत में, बताए हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और दोस्तों के साथ रायता की तरह वीडियो को फैला दें, शेयर करें डियर, और अपना कमेंट करना ना भूलें। किसी तरह का भी क्वायरी आपके मन में हो तो ज़रूर कमेंट अपना करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें, ठीक है, जिससे कमेंट पढ़ करके आपको मैं जवाब दे सकूं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको प्यारा प्यारा वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, कंटिन्यूसली लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।